चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जो अपना नया सब्जेक्ट है दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, इसकी बात हो रही है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर नंबर 4 है। अब वेटेज की बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है 60 मार्क्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज 40 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से डिवीजन है। मैं पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो टारगेट कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपने उसके बाद देखेंगे, सेकेंड हाफ में रहेगा। जो चैप्टर्स एंड ऑल दे रखे हैं थोड़ा वो समझ लेते हैं कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे सिलेबस देख लो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 60 मार्क्स में बेसिक थियरी है जो आपने 11th-12th में पढ़ी है रिगार्डिंग टू अकाउंट्स। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन, शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट में अपन बात कर रहे थे, ये सब चीज़ें रहेंगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे। शेयर कैपिटल आपने पढ़ा हुआ टॉपिक है, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ चुके हो, ये सब आएगा। ईसोप, बाईबैक, डिफरेंशियल राइट्स, अंडर राइटिंग, इन सब के भी टॉपिक्स यहाँ पे, जर्नल एंट्रीज वो सब रहने वाले हैं। कंसोलिडेशन, अगेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस दैट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड एवरीथिंग, ये रहेगा। कैश फ्लोज वाला एक चैप्टर है, शायद आपने पढ़ा है, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग और भी सारी चीज़ें, कैश फ्लोज। और फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में आगे जब पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में बता पाऊँ, अभी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे। आज का जो टॉपिक है मेरा मेन दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उस पर ज़्यादा बात करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये कुछ टॉपिक्स आपके सामने, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल, ये सब टॉपिक्स हैं। अब इसमें से हम जो टॉपिक स्टार्टिंग में टारगेट कर रहे हैं दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये वाला पार्ट है। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो टॉपिक मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आपका चैप्टर है। अब ये चैप्टर क्यों शुरू कर रहा हूँ उसका भी रीज़न है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस हम देखने वाले हैं, ठीक है, और इसमें सब कुछ रिलेटेड टू फिनांस, मतलब इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे कुछ टॉपिक्स पे बात होने वाली है। दिस इज अ फाउंडेशन, ये एक बेस है। इस चैप्टर में जो कुछ आप सीखोगे ना वो आपको रिमेनिंग चैप्टर्स में भी कैलकुलेशन वाले पार्ट में कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ये स्टार्ट करने से आपका एक बेस डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, डिविडेंड डिसीजन पढ़ेंगे, उसमें इंटरनल कैलकुलेशंस में इसके कंसेप्ट यूज होंगे। तो कंसेप्ट पता होगा ना तो वहाँ हर चैप्टर में आपको कैलकुलेशन सिंपल लगेगा। तो उस इंटेंशन से अपन ये टारगेट कर रहे हैं। ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम जाएंगे कैपिटल बजटिंग पे, वैसा रहेगा। तो शुरू करते हैं टॉपिक्स। अब इसमें अभी हमें कोई थियरी की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी यहीं पे तो आप ध्यान देना टॉपिक पे तो आपको पता चलेगा। टाइटल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, एक क्वेश्चन है, टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम होती है या बढ़ती है? पैसों की वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती है या बढ़ती है? बढ़ती है। अगर बढ़ती है तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करोगे, अपने आंसर को जस्टिफाई करो कि बढ़ती है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रीज़न क्या सोचा आपने? बोलो। कुछ सोच के बोला होगा ना कि बढ़ती है, तो आपके माइंड में कुछ आया होगा कि ऐसा होता है इसलिए मुझे लगता है कि बढ़ती है। क्या रीज़न है बताओ। बोलो। कुछ तो आया होगा दिमाग में, जो भी है बोल सकते हो, ऐसे इशू। सपोज कि कुछ पर्टिकुलर थिंग पहले 5-10 साल पहले चॉकलेट थी तो वो 1 रुपए में मिलती थी, अब 5 रुपए में मिलती है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पैसों की बढ़ी या चॉकलेट की? हाँ बोलो। आपने जो एग्जांपल दिया और जो आपने बोला वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फिर उल्टा हो गया। जो चॉकलेट 1 रुपए की मिलती थी 10 साल पहले, आज वो चॉकलेट 5 रुपए की हो चुकी है। तो चॉकलेट की वैल्यू बढ़ी या पैसों की वैल्यू बढ़ी? बोलो, समझ आया? और कोई एग्जांपल? या फिर पैसों की वैल्यू कम हो गई टाइम के साथ? इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होता है पैसों के ऊपर? इन्फ्लेशन टाइम के साथ साथ बढ़ता है, तो उससे पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है, कम हो जाती है? बढ़ती है। कैसे? जस्टिफाई योर आंसर। कैसे बढ़ती है? बोलिए। आपने जो रीज़न दिया और जो आंसर दिया वो अपोजिट हो गया, वैसा है। ठीक है, अब देखो फॉर इंस्टेंस आज के टाइम में 100 रुपए की कितनी वैल्यू है आपके मन में? अगर खो जाए 100 रुपए आपसे, कितना दुख होगा? बहुत ज़्यादा दुख होगा। एक हफ्ता खाना नहीं खाओगे, ऐसा कुछ होगा? कैसे अपने आप को कोसते रहोगे, रोने लग जाओगे, घर जाने में डर लगेगा, ऐसा कुछ होगा? कि एक बार लगेगा यार नुकसान तो हो गया, दुख हो रहा है, बट यार चलो ठीक है 100 रुपए थे, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। तो 2000 होते तो फिर तो घर जाने में डर लगता,
कि इससे बेटर है घर छोड़ देते हैं, ठीक है। घर जाके बोलेंगे 2,000 रुपये गिरा दिए तो बहुत धुलाई होगी, वैसा है 4 दिन खाना वैसे ही गले नहीं उतरेगा, मैटर करता है ना। बट आपके लिए वो 100 रुपये बड़ा अमाउंट है, ठीक है, 100 रुपये है, पैसों की वैल्यू है। बट खो गए तो उतनी जान को आफत नहीं आ गई कि 100 रुपये के लिए पता नहीं क्या ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचो, आपके ये जो 100 रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ये आज के 2024-25 के 100 रुपीज़ नहीं है, ये 1965 के 100 रुपीज़ है। और आपके ग्रैंडफादर की बात हो रही है, उनके पास तब 100 रुपये थे उनकी जेब में, और वो 100 रुपये चोरी हो गए। अब क्या होगा, कितना फ़र्क पड़ेगा? उतना ही दुख होगा जितना आपको आज हो रहा है 100 रुपये के लिए। बोले यार पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? अब तो 100 रुपये तो बोले मेरी सैलरी है, समझ आ रहा है। मेरे दादाजी की सैलरी थी 100 रुपये महीने की, उसमें 4 जन का परिवार खा लेता था, आराम से शांति से जी लेता था। आज 100 रुपये में आप यहाँ से ऑटो करोगे तो घर नहीं पहुँचोगे, समझ आ रहा है। तो महंगाई जब बढ़ती है तो उसी 100 रुपये की वैल्यू देखो तब कितनी थी और आज कितनी है। आज 100 रुपये कोई वैल्यू नहीं है, तब 100 रुपये पूरे महीने का पूरे परिवार का खर्चा चलता था। तो 100 रुपीज़ वॉज अ बिग थिंग, और उसमें सब कुछ आ जाता था। आज 100 रुपये में कुछ भी नहीं आएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है। टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू घटती जाती है, वो तब वही तो इन्फ्लेशन है, और क्या है। आज सपोज ऐसा है कि मैं आपको 1,000 रुपये देता हूँ कि भाई 1,000 रुपये में कुछ राशन खरीद के लेके आ जाऊँ, ठीक है। आप काफ़ी सारी चीज़ें लेके आ गए, यही सेम 1,000 रुपये में आफ्टर 10 ईयर्स आपको उतना ही राशन मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? 1,000 रुपये तो वही 1,000 रुपये, लेकिन चीज़ों के दाम बढ़ गए। पेट्रोल का एग्जांपल ले लो ना, बेस्ट, अगर कोई कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन में देखनी है। आज पेट्रोल का रेट क्या है? 96 रुपीज़ कह रहा हूँ अपने यहाँ सूरत में। 10-15 साल पहले, मुझे ध्यान है 15 साल हो गए होंगे, पहली बार जब मैंने 2 व्हीलर चलाना स्टार्ट किया था ना, तब पेट्रोल का रेट है ना 28 रुपये था, 15 साल पहले, ठीक है। तो 28 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिलता था, तभी महंगाई लगता था। आज 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल है, तो वैल्यू तो पेट्रोल की बढ़ गई ना। वही 1 लीटर पेट्रोल चाहिए ना, सेम क्वांटिटी, तो आज उसके लिए 100 रुपये देने पड़ते हैं, तब 30 रुपये मिलता था। तो रुपए की तो वैल्यू ही खत्म हो गई। अब पेट्रोल बोलता है कि भाई 100 रुपये लगेंगे तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। पहले 30 रुपये में आ जाता था, तो अब ये रुपए की वैल्यू नहीं है इतनी पहले जितनी थी। तो टाइम के साथ साथ करेंसी डिप्रिशिएट होती है और कॉमोडिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है, चीज़ें महंगी हो रही है ना, रुपया तो सस्ता हो रहा है, समझ आ रहा है, वैसे चलता है। आप डॉलर का एग्जाम्पल ले सकते हो, आज डॉलर 85 रुपीज़ का है, एक टाइम पे डॉलर 60 रुपीज़ का था। तो रुपया थोड़ी महंगा हुआ, डॉलर महंगा हुआ, रुपया तो बेचारा कमज़ोर हो गया। अब वही $1 खरीदने के लिए 85 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जो डॉलर कभी 60 रुपीज़ में मिल जाता था। सारी बात समझ में। तो ये अप्रोच जो है उसी के बेसिस पे पूरा अपना टॉपिक चलने वाला है, दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब बात समझ आई कि पैसों की वैल्यू टाइम के साथ कम कैसे हो जाती है। सिंपल आंसर, इन्फ्लेशन। चीज़ें महंगी हो जाती है, तो उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, दैट इज़ इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। देखो आपके पास है ना कुछ कैश में पैसा पड़ा है, मान लो 1,00,000 रुपए कैश पड़ा है, तो अब 1,00,000 रुपए का क्या करोगे? घर के लॉकर में रखोगे, या बैंक में रखोगे, या एफडी करवाओगे, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे? क्या करोगे? है कोई ऑप्शन ऐसा? या उसका गोल्ड खरीद लोगे? बोलो बेटर ऑप्शन क्या है, कहीं इन्वेस्ट करना या कैश के फॉर्म में मेंटेन करना? इन्वेस्ट। क्यों ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम पड़ रहे हैं? अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो ऑप्शंस आपके पास जैसे मैंने बताए, बोले सर एफडी करवा देते हैं, सेफ ऑप्शन, इसमें कुछ 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। किसी ने बोला बोले एसआईपी करना, म्यूचुअल फंड कम से कम 12% मिलेगा, ठीक है। फिर कोई बोला एक काम कर, गोल्ड खरीद ले, गोल्ड बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, पिछले कुछ साल में तो 15% दिया, गोल्ड ले ले। कोई बोला नहीं नहीं, इक्विटी में जा, स्टॉक मार्केट, उसमें तो कोई रिस्क नहीं है, 18% 20% भी मिल सकता है। किसी ने बोला क्रिप्टो में चला जा, क्रिप्टो में तो 50% भी मिल जाएगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बिटकॉइन खरीद ले। अलग अलग ऑप्शन दे दिए लोगों ने। अब ये सब झंझट में हम पड़ी क्यों रहे? मेरा पैसा है मेरे पास, मैं रिस्क क्यों ले रहा हूँ? 1,00,000 रुपए हैं घर में तिजोरी में, रबर बैंड लगा के रख देता हूँ, 1 साल पड़ा रहेगा, 2 साल पड़ा रहेगा। क्यों इसके बदले मैं एफडी रखने जा रहा हूँ? क्योंकि उसका रीज़न क्या है, एक इसके साथ साथ ना एक इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कितने रेट से बढ़ रही है? 7% पर एनम की रेट से बढ़ रही है। इसका मतलब आज अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए है और उसमें कुछ सामान आ सकता है, तो आज से 1 साल के बाद वो सामान कितने रुपए का आएगा? 1,07,000। महंगाई बढ़ गई। अब मैंने तो 1,00,000 रुपए आज लॉकर में रख दिए,
1 साल बाद बाहर निकालूंगा तो कितने होंगे? 1 लाख। कुछ बढ़ेंगे नहीं, लॉकर में रखें घर पे, 1 लाख ही रहेंगे। कम हो गए तो हो सकते हैं किसी ने निकाल लिए, अलग बात है, लेकिन 1 लाख तो 1 लाख ही रहेगा ना, वो बढ़ेगा थोड़ी ना। बट कॉस्ट तो बढ़ गई। तो जो चीज़ 1 लाख रुपीज़ आपके पास पड़े थे, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, घर पे ही रखा, तो 1 साल के बाद आज भी 1 लाख रुपए है। लेकिन जो चीज़ 1 साल पहले लाख रुपए में मिल रही थी, अब वो 1,07,000 की हो चुकी है। तब उन्हीं पैसों में सेम सामान खरीदने जाओगे तो नहीं मिलेगा, पैसे शॉर्ट पड़ जाएंगे। इस इन्फ्लेशन को बीट करने के चक्कर में आप ये सब ढूंढते रहते हो। समझ आ रहा है? अब अगर मान लो एफडी का रेट जो है वो 8% नहीं है, एफडी का रेट 6% है, ऐसा अज्यूम कर लो, तो पता है एफडी कराने का फायदा ही नहीं है। आप ये समझो, इन्फ्लेशन कितना है? 7%। आपने पैसा रखा एफडी में, तो ये पैसा कितना हो जाएगा 1 साल के बाद? 1,06,000। अभी भी तो कम पड़ रहा है, तो आपकी वेल्थ कहाँ क्रिएट हो रही है? खत्म हो गई उल्टा। समझ आए? लेकिन ये पैसा अगर आपने मान लो गोल्ड में लगाया और गोल्ड ने आपको रिटर्न दे दिया 15%, अज्यूम कर लेते, तो ये कितना हो गया? 1,15,000। अब 1 साल के बाद इसमें से आप 1,07,000 का सामान खरीद सकते हो, फिर भी कुछ पैसे बचेंगे आपके पास, 8,000। दिस इज योर रियल रिटर्न आफ्टर बीटिंग इन्फ्लेशन। इसलिए बहुत लोग एफडी में पैसा नहीं रखते। काफ़ी लोग बोलते हैं एफडी में क्या रिटर्न मिलता, नहीं रखना। क्यों? महंगाई 7% से बढ़ रही है, एफडी में भी 7-8% ही रिटर्न मिलता है, तो वेल्थ तो क्रिएट हुई नहीं ना। 1 साल के बाद मेरा 1 लाख रुपए 1,07,000 हो जाएगा, बट महंगाई भी तो उतनी बढ़ गई, तो 1 साल के बाद भी मेरे हाथ में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बचेगा। तो लोग पता है क्या करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये कोशिश करते हैं हम वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले तो लॉजिक बनता है। इस केस में ये ऑप्शन तो सबसे बुरा है, सेंस ही नहीं है। समझ आ गया? एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना रिटर्न तो मिले, तो जिस रेट से महंगाई बढ़ेगी मेरी इन्वेस्टमेंट भी उस रेट से बढ़ेगी, तो मैं महंगाई को बीट कर पाऊंगा, कोप अप कर पाऊंगा। बट महंगाई से ज़्यादा अगर मेरी इनकम बढ़ी तो मार्जिन मेरे पास बचेगा। इसलिए लोग ढूंढते हैं एसआईपी, गोल्ड, इक्विटी, क्रिप्टो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ढूंढते रहते हैं कि मुझे रिटर्न इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिलना चाहिए। समझ आए? तो टाइम के साथ साथ चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, करेंसी डेप्रिशिएट होती है, और इससे बचने के लिए, ऐसे कोप अप करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अदरवाइज कोई इन्वेस्ट करता ही क्यों? बैंकिंग सिस्टम चलता ही क्यों? मैं क्यों बैंक में पैसे रख रहा हूँ? घर पे ही रख देता, हार्ड कैश, टेंशन ही नहीं, कोई रिस्क नहीं। मेरा पैसा ना बैंक को दिया, ना स्टॉक मार्केट को दिया, ना बिटकॉइन वाले को दिया, डूबने का खतरा ही नहीं। बट फिर महंगाई से कैसे बचोगे? वो पॉइंट है। तो उस वजह से हम लोग इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ते हैं। आई बात समझ में? अब बाकी चीज़ें समझ लेते हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले उस पर ध्यान देते हैं। चलो, अब यहाँ पे जो टॉपिक्स आएंगे मैं वो बता देता हूँ। आपने ये सब सुने भी हुए हैं, तो एकदम नया टॉपिक नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ फॉर्मूला ध्यान आ रहा हो ना तो याद करके रखो। तीसरा एक टर्म है दैट इज कॉल्ड एन्यूटी। फिर एक आएगा फ्यूचर वैल्यू, और एक टॉपिक है प्रेजेंट वैल्यू। ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक एक करके शुरू करेंगे। स्टार्टिंग वाला पार्ट आपने स्कूल में पढ़ा है मैथमेटिक्स में, वही चीज़ है। अब कुछ याद आ रहा है तो मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या टर्म्स थे? मैं एक बार थोड़ा रिकॉल करवाता हूँ आपको। ऐसे कुछ टर्म्स हमने यूज़ किए थे, प्रिंसिपल, रेट ऑफ रिटर्न, ड्यूरेशन एन या फिर टी करके ऐसा कुछ था, और इसके बेसिस पे एक फॉर्मूला बनता था। फॉर्मूला, हाँ ये आपको याद होगा ना, PRN/100। अब थोड़ा मीनिंग पे चलते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट एग्जैक्टली क्या है? अच्छा, इसके कंपैरिजन में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? उसका कोई फॉर्मूला याद है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का? नहीं याद है, कोई बात नहीं। तो एटलीस्ट मीनिंग लेवल पे चलते हैं कि भाई मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है। अच्छा, डिफरेंस बता दो अगर कुछ ध्यान में हो, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक फ़र्क क्या है? चलो फॉर्मूला नहीं ध्यान है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लॉजिक पता है दोनों में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज द पॉइंट, वो करेक्ट है। अब ये चीज़ जो है मैं आपको कैलकुलेशन विद एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है? चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्रिंसिपल अमाउंट अज्यूम कर रहा हूँ, लेट इट बी 10,000 रुपीज़। ये पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। जो रेट ऑफ रिटर्न आपको ऑफर किया जा रहा है इट इज़ 10% पर एनम, और जो ड्यूरेशन है
लेट इट बी 3 ईयर्स। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी में सिंपल और कंपाउंड का कंपैरिजन करेंगे आराम से। पहले आपने बोला सिंपल इंटरेस्ट को अपना फॉर्मूला वो लगा के देखते हैं, PRN/100। इसमें प्रिंसिपल 10,000, इंटरेस्ट 10%। वो 10% का मतलब ही होता है 10/100। तो ये जो 100 है और कुछ नहीं है, परसेंटेज वाला 100 है। और ड्यूरेशन 3 साल। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3000 आएगा। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट 3000 रुपीज़, यही कैलकुलेशन है। सिंपल इंटरेस्ट में एक्चुअली में हुआ ये कि आपको जो ब्याज मिला वो हर साल इसी पे मिला। जो ब्याज का अमाउंट आया ना वो किस पे आया, प्रिंसिपल पे ही आया। सिंपल इस पे 10%, कितना हो गया, 1000 रुपये हुआ एक साल का। आपने कितने साल तक पैसा इन्वेस्ट करके रखा, 3 साल तक। इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना, 3000। बात समझ आई। तो सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये है कि इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, जो आपने इन्वेस्ट किया वैसा। अब यही जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तब डिफरेंस कैसे आता है वो समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने ईयर वाइज गिनेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का जो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा वो कितने पे कैलकुलेट होगा, 10,000 पे। 10,000 पे 10%, कितना हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया। अब जब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 10,000 पे नहीं होगा, 11,000 पे होगा। 10,000 प्लस 1,000 वैसा, उसको बोलते हैं अमाउंट। तो दिस विल बी कैलकुलेटेड ऑन 11,000। कितना रेट, 10%। इंटरेस्ट कितना आ गया, 1100 रुपये। समझ आया, इम्पैक्ट समझ आया। अब ये जो आपका अमाउंट है ये 11,000, इसको अपने बोलते हैं अमाउंट। दिस इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अब धीरे धीरे रिकॉल होना स्टार्ट होगा। आया समझ में। अब ये जो 1100 रुपये आपका ब्याज आया ना, ये पता है कैसे, इसमें 2 टुकड़े हैं। बोले सर ये क्या है, ये 1000 रुपये प्रिंसिपल पे, ये 100 रुपये इंटरेस्ट पे। ये जो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था ना, आपको इस पे भी ब्याज मिला। 1000 का 10% कितना होता है, 100 रुपये। ये रहे वो 100 रुपये, यही वाले। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज मिलना। पहले साल का आपका जो भी ब्याज आया ना वो री इन्वेस्ट हो गया और अब आपको उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है। बात समझ आ रही। अब थर्ड ईयर पे भी तो चलते हैं आगे। थर्ड ईयर क्या बोलता है, कैलकुलेशन कंप्लीट करें। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कितने अमाउंट पे, ये 11,000 तो था ही ना अपना, इसमें सेकेंड ईयर का ब्याज 1100 रुपये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12,100। दिस इज द अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। तो 12,100 पे 10%, कितना हो गया, 1210। आया समझ में। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पता है, इसके अंदर भी वही चीज़ है, इसको भी बाइफरकेट करें। देख लो, ये 1000 पता है किस पे, वो ओरिजिनल 10,000 पे। ये वाला 100 पता है किस पे, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया था ना 1000 रुपये उस पे। और ये 110 पता है किस पे, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया था ना 1100 रुपये उस पे। देख लो, 10,000 प्रिंसिपल, उस पर 10% इंटरेस्ट 1000। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 1000 रुपीज़, उस पर 10% 100 रुपये। और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था 1100, उस पर 10% 110 रुपये। ये तीनों मिला के आपका इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा है। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हर साल मिलता जाता है। बात समझ आई। ये जो 1000 रुपये आपका ब्याज था, इसके ऊपर आपको यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिला था, और देखो यहाँ पे भी इंटरेस्ट मिला। एवरी ईयर वो 100 रुपये मिलता जाएगा। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत भारी होता है। जितना लेटर ईयर्स में जाएंगे ना उतना कंपाउंडिंग और हैवी होता जाता है, वैसा है। अब इसमें अगर आप ये कैलकुलेशन में टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना मिला, 3 साल का टोटल ब्याज कितना मिला। फर्स्ट ईयर में कितना ब्याज मिला, 1000 रुपये। सेकेंड ईयर में कितना मिला, 1100। थर्ड ईयर में कितना मिला, 1210। टोटल कितना हो रहा है, ऐड करके देखो, 3,310 रुपये। हाँ कैलकुलेट कर लो, 3,310 रुपये। बोलो आ रहा है ये, चेक कर लो, 3310। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, 3,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, समझ आए डिफरेंस। ये जो एक्स्ट्रा मिला ना ये कंपाउंडिंग है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, और कुछ भी नहीं है। और ये इफेक्ट होता है कंपाउंडिंग का। अब ये जो मैंने आपको गिनवाया ना, ये पूरा मैन्युअल कैलकुलेशन है कि एग्जैक्टली ये काउंट कैसे हुआ, बट हम मैन्युअली थोड़ी गिनेंगे।
10 साल का इन्वेस्टमेंट होता तो क्या 10 बार कैलकुलेट करते। तो इसका अपना बनेगा एक फॉर्मूला वैसा है। और फॉर्मूला जो है एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप ये नोट कर लेना। फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर बाद में पूरा कैलकुलेशन समझाता हूँ। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अब देखो कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा कुछ स्कूल में देखा तो था, याद नहीं होगा अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला हमने देखा था। इस फॉर्मूला से भी हम ये पूरा कैलकुलेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, तो आपके ध्यान में रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करना होगा मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। आप टाइटल दे दो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, टाइटल दे दो और उसमें ये टॉपिक्स के नाम पहले लिख लो, ऐसे स्टार्ट करो। टॉपिक्स के नाम में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्यूटी, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे शुरू करो। पहले 5 चीज़ों के नाम लिखो, फिर टॉपिक पे आओ। ये जो अपना कैलकुलेशन था, ये सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, ये पूरा कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे रहेगा।
बोलो, नोट किया? कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया? जल्दी नहीं, अपने आराम से आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट दिमाग में एक बार बैठ गया ना तो पूरे एफएम में आपको मजा आएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है। मैं फॉर्मूला बेसिस पे नहीं पढ़ाता कि फॉर्मूला दे दिया लगा लो, क्योंकि वो फॉर्मूला तक वो लिमिटेड रह जाएगा। कुछ सम बना के पूछा इंस्टीट्यूट ने और आपका दिमाग नहीं चला, क्योंकि कंसेप्ट नहीं पता है, फिर बनेगा नहीं। और ये लोग सेम मॉड्यूल के सम नहीं पूछते। मॉड्यूल में जो सम्स हैं वो बेसिक लेवल है, दैट इज ओनली टू डेवलप सम कंसेप्ट। सम्स जो आएंगे वो बना के ही पूछेंगे। तो अगर आपका दिमाग नहीं चलता है, सिर्फ फॉर्मूला चलते हैं, तो एग्जाम का पेपर नहीं बनेगा। तो पहले से अपना अप्रोच वही रहेगा कि अपने कंसेप्ट पे जाएंगे, भले टाइम लगे। तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट में लिखवाया था ना, ये अमाउंट वाला, अब मैं इस पे आगे बात कर रहा हूँ। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ को हम यहाँ पे टैली करेंगे कि ये फॉर्मूला से आंसर कैसे आता है। चलो देखते हैं, ये सब हटा देता हूँ। चलो अब ध्यान दो। हाँ, जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है। इसको इन्होंने ऐसे कट शॉर्ट कर दिया। दिस इज द फाइनल व्यू कि फॉर्मूला दिखता कैसे। यहाँ जो ये स्मॉल आई है, इट मीन्स आर बाई 100। ठीक है, आर बाई 100 को स्मॉल आई से डिनोट करते, सिंबल है और कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन बताता हूँ। अभी जो अपन ने सम किया ना, उसी डेटा को यहाँ पे रख के देखते हैं। प्रिंसिपल कितना था अपना? 10,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 10% डिवाइड बाई 100। और ड्यूरेशन कितना था? 3 साल। समझ आए? अब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। 10/100 इज 0.1, वही होगी आई की वैल्यू। 10/100 इज 0.1, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 0.1। सिंपल। 10,000 इंटू 1.10 डिवाइड बाई पावर रेज टू 3, ये कैलकुलेशन है। अब इस चीज़ को कैलकुलेट करना है कैलसी पे, तो थोड़ा कैलसी की ट्रिक्स भी समझते जाते हैं ताकि आप एग्जाम में इजीली कैलकुलेट कर सको। आप कैलसी पे ले लो एक बार ये नंबर 1.10 डायरेक्टली। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ वही करना। इंटू इक्वल टू, आंसर कितना आ रहा है? 1.21 आ रहा होगा। दिस इज एक्चुअली स्क्वायर। ये 1.21 क्या है? 1.1 का स्क्वायर किया। इंटू इक्वल टू मतलब स्क्वायरिंग। ठीक है, अब एक बार फिर से करो इक्वल टू, ये आ रहा होगा। दिस इज क्यूब। एक बार इक्वल टू किया ना तो एक पावर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 1.1 वापस मल्टीप्लाई हो गया। फिर से इक्वल टू करो, दिस इज 4th पावर। तो जितनी बार इक्वल टू करते जाओगे एक एक पावर बढ़ता जाएगा, ये बोलने का मतलब है। ठीक है, और अगर इनटू इक्वल टू करते जाओगे तो स्क्वेयरिंग होता जाएगा। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32 ऐसा होता जाएगा। तो अपने को बार बार इनटू इक्वल टू नहीं करना है, सिर्फ पहली बार इनटू का यूज किया, फिर सिर्फ इक्वल टू चलेगा। ऐसा है। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो मैंने 3 ईयर्स दिए हुए हैं, तो वैसे आप मैन्युअली कर लो 1.1 इंटू 1.1 3 बार हो जाएगा। बट यहाँ पावर 10 कर दूंगा तो कितनी बार 1.1 मल्टीप्लाई करते रहोगे, तो उसमें ना ये इक्वल टू वाला ईजी पड़ता है। इक्वल टू करते जाओ पावर बढ़ता जाएगा वैसा। तो इसकी वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 1.331 इंटू 10,000, कितना होगा? 13,310। समझ आए? अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी ना है, ये तो अमाउंट है। अब इसमें प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है और इंटरेस्ट भी। प्रिंसिपल का अमाउंट कितना होगा? 10,000। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा? अपना पहले आंसर क्या आ रहा था देख लो आपके सामने। ठीक है, 3310 आ रहा था, वो 1000, 1100, 1210 करके यही तो आ रहा था। तो ये फॉर्मूला इज डायरेक्ट, बट ये कैसे आया उसका बैकएंड में क्या स्टोरी है मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया। आपको मालूम है कि सोचना कैसे, तो बट बार बार वो करना नहीं है, लगाना फॉर्मूला कन्वीनियंस के लिए, बट बिहाइंड जो लॉजिक है वो पता होना चाहिए। तो ये वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट आप डायरेक्टली फॉर्मूला के बेस पे निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला अमाउंट का फॉर्मूला है। फिर आपको अगर इंटरेस्ट पे जाना हो तो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देयरफॉर इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अगर आपका अमाउंट आया है 13,310, तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो 10,000, तो ये जो आपका बचा वो हो गया इंटरेस्ट। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला वाला पार्ट पूरा आप लिख लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें इसमें ऐड भी कराऊंगा, पहले नोट कर लो।
पूरा पार्ट है। ठीक है, अब लिख लो, फिर आगे देखते हैं। बोलो, हो गया? नोट किया? कुछ नहीं समझ आया, कुछ पूछना है, कुछ कंफ्यूजन, कंसेप्चुअली कोई भी डाउट? क्लियर है, समझ आ रहा है? एक दो सम्स प्रैक्टिस के लिए भी आपको दूंगा अभी, तो आप टैली भी कर सकते हो, आपको कितना रिलेट हो रहा है वैसे। अब देखो, इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, जो चीज़ नेसेसरी नहीं है वो हटा देता हूँ। ये वाला पार्ट देख लो यहाँ पे, ये हटा देते हैं। अब देखो, ये जो कैलकुलेशन आप देख रहे थे रिलेटेड टू कंपाउंडिंग, इसमें ना हमने साल में एक बार इंटरेस्ट गिना, एक साल में इंटरेस्ट एक बार गिना। बहुत बार ऐसे भी होता है, बैंक वाले हर 6 महीने में इंटरेस्ट गिनते हैं, हर 3 महीने में इंटरेस्ट गिनते हैं, वैसा होता है। आप देखना, आपका सेविंग अकाउंट अगर होगा तो एवरी 3 मंथ्स बैंक वाले इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं। तो अगर मान लो एक साल में मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट दिया जाए, तो क्या इस कैलकुलेशन में कोई फर्क आता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहता है, ये चेक करना है। सपोज फॉर इंस्टेंस, एक कंपनी या एक बैंक हर 6 महीने में इंटरेस्ट देती है, तो साल में कितनी बार इंटरेस्ट देती है? 2 बार। तो कंपाउंडिंग में तो 2 बार होगा, तो क्या इंटरेस्ट के अमाउंट में फर्क पड़ेगा या सेम रहेगा, वो चेक करना है। तो नॉर्मली जो आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो कितना था, और अगर उसको 6 मंथ्स करके गिनते हैं तो क्या फर्क पड़ता है वो देख लो। अगर आपका प्रिंसिपल वही रखें 10,000, रेट भी सेम 10% पर एनम, और ड्यूरेशन एक बार 1 ईयर ही रखते हैं, क्योंकि 3 साल तक फिर जाने का मतलब नहीं है। अगर आप साल में एक बार इंटरेस्ट गिनते हो तो इंटरेस्ट का अमाउंट तो वही आएगा, 10,000 पे 10% मतलब कितना? 1,000 रुपये। ठीक है, सेम है। लेकिन यही अगर आप साल में 2 बार इंटरेस्ट गिनते हो तो फर्क क्या पड़ेगा? तो फिर एक होगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, पहला 6 महीना, उसमें आप गिनोगे 10,000 रुपये के ऊपर 10% पर एनम का रेट, बट ड्यूरेशन कितना? हाफ ईयर या 6 मंथ्स। 6/12 लिखो या 1/2, बात एक ही है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा पता है? 500 रुपये। ये 500 रुपये कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट है? 6 महीने। ठीक है, बट जब आप सेकेंड हाफ गिनोगे तब मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने रुपए पे गिनोगे? 10,000 पे गिनोगे या 10,500 पे? 10,500। बात समझ आई? अब इस पे जब 10% लगाओगे 6 महीने के लिए, ये कितना आ रहा है? इंटरेस्ट का अमाउंट गिनो, कैलसी पे कितना आ रहा है? 10,500 पे 10% फॉर हाफ ईयर 525 आया। 525 रुपये आ रहा है? नहीं आया तो वापस गिनो, सामने लिखा है आपको। करो 10,500 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 2। बोलो,
आ रहा है 525। अब टोटल ब्याज देख लो एक साल का कितना हो गया, 500 और 525, 1000। और वैसे कितना आ रहा था, फर्क नहीं आया कुछ। क्यों आया डिफरेंस पता है, कंपाउंडिंग एक के बदले 2 बार किया। ये जो 500 है ना, इस 500 पे आपको 10% पर एनम के हिसाब से 6 महीने का ब्याज एक्स्ट्रा मिला 25 रुपये। टैली कर लो, यही 25 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है। सब कुछ टैली हो जाता है, सामने ही है, वो समझ आना चाहिए, है ना। तो ये 1025 में 25 रुपये ना, इस 500 पे, ये वाले 500 पे एक्स्ट्रा ब्याज है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग। तो अगर आप एक ही साल में 2 बार इंटरेस्ट गिन रहे हो 6-6 महीने में, तो ब्याज बढ़ जाता है, ज़्यादा मिलता है। और यही अगर एक साल में 4 बार गिने तो 3-3 महीने में, तो आपको क्या लगता है इससे ज़्यादा आएगा इंटरेस्ट या कम आएगा या इसके बराबर आएगा? ज़्यादा आएगा। जैसे 1000 का 1025 हो गया, थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा, हर महीने गिने तो और बढ़ जाएगा। तो जितनी बार आप कंपाउंडिंग करते जाओगे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ये बात समझ आ गई। अब इसका जो इफेक्ट है फॉर्मूला में कैसे देना है वो समझ लेते हैं, ठीक है। वैसे चलो प्रैक्टिकली तो वापस देख लिया अपन ने, फॉर्मूला में कैसे करना है वो देखो। इसमें फॉर्मूला में थोड़ा बहुत चेंज करा देता हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। ये फॉर्मूला था अपना। ये फॉर्मूला जो है वो तब फॉलो होता है जब कंपाउंडिंग ईयरली बेसिस पे होती है। ये अगर मैं हाफ ईयरली करता हूँ जैसे यहाँ पे हमने किया, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो हाफ ईयरली में इम्पैक्ट पता है क्या हो रहा है, जो इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है ना, वो इफेक्टिवली 5% हो जाता है ना। एक साल का 10% तो 6 महीने का कितना, 5%। और जो कंपाउंडिंग हो रहा है वो एक साल में कितनी बार हो रहा है, डबल, 2 बार हो रहा है, क्योंकि 6-6 महीने में आपने बांट दिया। फॉर्मूला में भी कुछ ऐसा इम्पैक्ट आता है। फॉर्मूला ऐसा बनता है P इंटू 1 प्लस आई डिवाइड बाई 2। फिर डिवाइड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि वैसे रेट कितना था 10% पर एनम, बट जब आप साल में 2 बार इंटरेस्ट गिनते हो तो हर 6 महीने में तो 5-5% ही मिलता है। देखो I/2 मतलब 10% बाई 2 हो गया, इफेक्टिवली 5%। और n जो था उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 2, n मतलब ड्यूरेशन, मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों किया, क्योंकि एक साल में, एक साल के ड्यूरेशन में कंपाउंडिंग कितनी बार हुआ, 2 बार, तो फॉर्मूला को कर दिया डबल। ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। ये फॉर्मूला अगर ये डेटा में लगाओगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 1025 रुपये के हिसाब से। अमाउंट आएगा तो 11,025 आएगा पर आ जाएगा। और यही अगर कैलकुलेशन क्वार्टरली हो तो साल के कितने टुकड़े होते हैं क्वार्टर में, 4, 3-3 महीने के 4 टुकड़े। फॉर्मूला में भी सेम इम्पैक्ट दिखेगा, दिस इज 1 प्लस I/4 और n इंटू 4। ये 10% पर एनम इंटरेस्ट है तो क्वार्टर का 2.5%, और ड्यूरेशन जो है वो 4 टाइम्स। आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये कंडीशन है, देख लो कुछ क्वेरी है तो बताओ, उसमें समझ आ रहा है। तो जो आपने ये फॉर्मूला लिखा ना, उसमें ये 2 फॉर्मूला भी लिख लो नीचे, और एग्जाम्पल चाहिए तो ये नोट कर सकते हैं, नोट कर लो। कुछ कन्फ्यूजन है तो बताओ, आराम से लिख लो, समझ लो, डाउट है तो बोलो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, नोट किया, कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया हो। I/2 में देखो ऐसे होगा, अपना जो एग्जाम्पल है अगर उसके हिसाब से अपने चले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो I हो जाएगा 0.10 R/100, और अगर I/2 करोगे तो ये भी डिवाइड बाई 2 0.05, वैसे हो जाएगा। I/2 मतलब 5% हो गया, सीधा 5% डिवाइड बाई 100 कर दो तो भी आ जाएगा, वैसे भी देख सकते हो। बोलो, कंप्लीट, ये समझ आया यहाँ तक। अब इसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पूरा कवर अप कर लिया, ठीक है। 2 टॉपिक जो स्टार्टिंग में लिखे थे वो अपने आ चुके हैं। अब आगे का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एन्यूटी, तो वो आज नहीं स्टार्ट करेंगे, मैं खाली देख लेता हूँ इसमें कुछ बाकी तो नहीं बताना, अगर हो गया तो फिर यहाँ एंड कर सकते हैं, क्योंकि एन्यूटी फिर वापस कंटिन्यूएशन में चलेगा तो वो अभी नहीं लेना है। हाँ, सिंपल कंपाउंड में आपका सब कंप्लीट है, फॉर्मूला भी आ गया है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी बता दिया है। तो ये खाली कल जब आओगे एक बार गो थ्रू करके आना ये एग्जाम्पल, ऐसे ही कुछ और सम मैं पहले कल सॉल्व करवाऊंगा, एक बार थोड़ा ब्रशअप करेंगे, फिर आगे एन्यूटी वाले टॉपिक पे जाएंगे तो कवर अप हो जाएगा। मोस्ट मैक्सिमम 3 दिन का टॉपिक है, कल एन्यूटी फ्यूचर वैल्यू कवर करूंगा और परसों प्रेजेंट वैल्यू, तो 3 लेक्चर्स में आपका पूरा टॉपिक विथ प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कंप्लीट। फिर मॉड्यूल के सम्स अपने देख लेंगे, उसमें जो दे रखे हैं वो भी यहाँ सॉल्व करा दूंगा, वैसे रहेगा, ठीक है। बोलो, कुछ पूछना है, कंप्लीट यहाँ तक।
बस तो पैकअप करते हैं, इतना ही रखो फिर, बाकी कल देखेंगे।